शायद आप लोगों को पता होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों के लिए और कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए मैंने जीएसटी की एक सीरीज ली थी। 23 डेज की सीरीज थी जिसमें जीएसटी को हम लोगों ने शुरू से एंड तक डिस्कस किया था। इसके 3 दिन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज ये 4th डे का वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं। इस 4th डे के सेशन में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो था अबाउट द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30 को हम लोगों ने इस 4th डे को डिस्कस किया था। तो आई होप कि दिस वीडियो इज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। Today we have too many things in our material that I want to discuss about registration, because there are certain department employees also who will be much interested in the registration process. So that's why we are taking many things from many of the materials about registration. और चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक एज फार एज द प्रोसेसेस आर कंसर्न। देयर आर सर्टेन इश्यूज अबाउट द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन किसी का कैंसिल हो जाता है, उसका इश्यू भी बहुत बड़ा अभी चल रहा है। तो दैट्स व्हाई टू गिव जस्टिस to this kind of things, I have taken rules also, my book also I am taking, then the Bear Act also we have. So let me first explain. Let's take it first from the book. As far as the sections are concerned, first section 16 to section 21 is about input tax rate, and then after registration starts from section 22 to section 30. पर यहाँ पर हम लोग इनपुट टैक्स रेट से पहले रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। उसका रीजन है कि रजिस्ट्रेशन इज कंपैरेटिवली एन इजियर टॉपिक टू अंडरस्टैंड इन कंपैरिजन टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो पहले रजिस्ट्रेशन की बात हम लोग कर लेते हैं। There are certain things which are linked with input tax rate also, उसकी भी बात करेंगे। Okay, so let's start with registration. As far as registration concept is concerned, we have certain sections जो हमको आज समझनी है। Section 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. These are the sections about registration. इसमें why I have written like this, इसका रीजन है ये तीनों एक दूसरे के साथ थोड़ी लिंक्ड है। ये तीनों कुछ अलग बातें करती है और these 3 sections are linked with each other. इसके साथ इसके अंडर में जो भी रूल्स इश्यू किए गए हैं उसको भी थोड़ा देखेंगे आज हम लोग। पर्पस आज के सेशन का ये रहेगा कि रजिस्ट्रेशन के बारे में ज्यादातर चीजें हमको समझ में आ जाए, और कोई भी आपने इश्यू फेस किया हो रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम पे या तो फिर एनीथिंग रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, वो भी हम लोग कुछ सॉल्व कर पाए। तो जो हमारा सेक्शन 22 है ये है थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन। ये थ्रेशहोल्ड लिमिट की नॉर्मली बात करता है। फिर जब ट्रांजिशन हुआ था पुराने एक्ट में से जीएसटी में, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन कैसे ट्रांसफर होगा जीएसटी में उसकी बात करेंगे। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज की डेट में। अमालगमेशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा नई एंटिटी का, उसकी बात सेक्शन 22 में है। तो ये 22 होगा हमारा। 24 जो है वो हमको ऐसा बोल रहा है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 22, यहाँ पर कुछ भी लिखा है उसको भूल जाओ, थ्रेशहोल्ड को भूल जाओ। There are certain persons for whom registration is compulsory. तो ये जो सेक्शन 24 है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात करती है। अब इन दोनों के ऊपर एक सेक्शन है 23 जो एग्जम्पशन देती है कुछ कैटेगरीज ऑफ पर्संस को कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी लिखा हो 22 में, कुछ भी लिखा हो 24 में, लेकिन इफ यू आर कवर्ड अंडर सेक्शन 23 तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है, नंबरिंग ऐसे ही है।
पहले 22 की बात करनी पड़ेगी, फिर 24 की बात करनी पड़ेगी, फिर 23 का एग्जम्पशन होगा, बिकॉज 23 इज ओवरराइडिंग 22 एज वेल एज 24, दोनों को ओवरराइड करती है। और ये जो हमारी 24 नंबर की सेक्शन है वो सिर्फ सेक्शन 22 को, थ्रेशोल्ड को ओवरराइड करती है। तो ये तीन चीजें सबसे पहले हम लोग देखेंगे। बाद में 25, 26 और 27 की बात करेंगे। 25 जो है वो प्रोसेस की बात करता है, रजिस्ट्रेशन की, प्रोसेस एंड अदर इश्यूज। 26 एक ऐसी सेक्शन है जिसमें डीम्ड रजिस्ट्रेशन की बात है कि डिपार्टमेंट कुछ वक्त तक आपका रजिस्ट्रेशन अगर अप्रूव रिजेक्ट नहीं करता है, वी विल डीम दैट योर रजिस्ट्रेशन इज डन। 27 जो है वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन की बात करता है, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसके बारे में बात करता है। तो ये होगा हमारा 25, 26 और 27। उसके बाद में हमारे पास है 28, 29 और 30। ये जो 28 है वो रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ या कुछ तरीके की चीजें चेंज होती है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, दैट इज गिवन अंडर 28, वो 28 के अंदर है। फिर 29 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बर्निंग सेक्शन, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक तो ये कैंसलेशन की बात करता है, लेकिन इसमें इतनी बार अमेंडमेंट हुए, इसके रूल्स में इतनी बार अमेंडमेंट्स और चेंजेस हुए हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और 30 जो है वो रिवोकेशन की बात करता है, रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, फिर जो कैंसलेशन है उसके रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया तो रजिस्ट्रेशन फिर से एक्टिव हो जाता है, उसकी बात जो है वो सेक्शन 30 में है। तो ये बन गया हमारे लिए ओवरव्यू की, जिसका हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं 22 से लेके सेक्शन 30 तक। अब आ जाते हैं पहले हम लोग सेक्शन 22 के ऊपर। जो भी हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो जो सेकंड एडिशन है हमारी बुक की, उसमें से हम लोग बात करेंगे, उसमें से डिस्कशन करेंगे, उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली ये चीजें डिस्कस की हुई है। इतना जो पोर्शन है अभी इसको भूल जाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं पहले, फिर वापिस आएंगे। इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए 10 लाख, अदर देन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए 20 लाख। इससे अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड होता है, देन अंडर सेक्शन 22 यू आर अ पर्सन लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। आप वो पर्सन है जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी अंडर सेक्शन 22। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आएगा कि व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर। सेक्शन 2 क्लॉज 6 डिफाइंस एग्रीगेट टर्नओवर। इसमें इतना याद रखना है हमको कि इसमें टैक्सेबल भी आ गया, एग्जम्प्ट भी आ गया, नॉन टैक्सेबल भी आ गया, एवरीथिंग कवर्ड। सारा का सारा जितना भी टर्न ओवर है आपका वो सब इंक्लूड हो जाएगा, एग्जम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल है, एक्सपोर्ट है, जो भी है। पान इंडिया बेस, एक सिंगल पान में पूरे इंडिया में जितनी भी एंटिटी आपकी रजिस्टर्ड है उन सबका टोटल करेंगे। गुजरात में एक एंटिटी है, महाराष्ट्र में 2 एंटिटी है, वेस्ट बंगाल में 3 एंटिटी है, लेट्स से जो भी है अंडर सिंगल पान, एक पान में, तो सबका टोटल करके जो फिगर आती है, सबका टोटल मतलब सबका टर्न ओवर का टोटल। टर्न ओवर भी क्या, टर्न ओवर विल बी द आउटवर्ड सप्लाई, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। जो हम लोग सेल कर रहे हैं उसकी आउटवर्ड की बात कर रहे हैं, इनवर्ड वाली बात नहीं है यहाँ पर। क्योंकि वैट में कुछ इनवर्ड वाला कॉन्सेप्ट भी था रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड में, यहाँ पर वो इनवर्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई में ही सारी चीजों का टोटल कर दो पान इंडिया बेसिस पे, और जो फिगर आपको मिलेगी उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट टर्न। अगर ये एग्रीगेट टर्न ओवर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए 10 लाख से ज्यादा है और
अदर देन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए 20 लाख रुपए से ज्यादा हो रहा है इन अ फिनेंशियल ईयर, देन यू आर अ पर्सन लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन सी सेक्शन की बात है? सेक्शन 22 की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जो थ्रेशोल्ड बेस्ड रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में कौन, देख लेते हैं एक बार। ये जो हमारी नोट नंबर 1 है उसमें स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में जो मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A(4)(g) में, ये सारे के सारे हमारे स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, जम्मू कश्मीर है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम। अब शुरू में जब ये सेक्शन फ्रेम हुई तब 10 लाख की लिमिट थी इनके लिए कम लिमिट क्यों रखी गई थी? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन स्टेट के गवर्नमेंट्स को फायदा करवाने के लिए, वहां के जो डीलर्स है उनके लिए नहीं, टैक्स पेयर्स के लिए नहीं। क्योंकि अगर 10 लाख की लिमिट रखोगे तो टैक्स पेयर तो कम टर्नओवर में भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट में आ जाएंगे। लेकिन अगर इन स्टेट के लिए मैंने 20 लाख का अगर टर्नओवर रखा तो सिचुएशन में कुछ गवर्नमेंट ऐसी है जिनको नुकसान होगा। काफी लोग ऐसे होंगे जो 10 लाख से 20 लाख के टर्नओवर के बीच में होंगे, जिनको टैक्सेबल करना चाहती है गवर्नमेंट। इसकी वजह से ये जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स है उसके लिए ये जो लिमिट है वो रखी गई 10 लाख रुपए। फिर एक चेंज आया बाय जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018, एक प्रोवाइजो इसमें इंसर्ट हुआ सेक्शन 22 में, जो बोल रहा है कि प्रोवाइडेड further that government may at the request of special category of state and on the recommendation of GST Council enhance the aggregate turnover from 10 lakhs rupees to a higher amount but not exceeding 20 lakhs। मतलब इस स्टेट्स को बेनिफिट, लेकिन अगर स्टेट्स की ही इच्छा नहीं है ये बेनिफिट लेने की, उनको भी बाकी स्टेट्स की तरीके से 20 लाख की ही लिमिट चाहिए, तो उनके रिक्वेस्ट पे और जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से ये जो लिमिट 10 लाख की है इन स्टेट्स के लिए उसको बढ़ा के 20 लाख रुपए किया जा सकता है। कौन कौन से स्टेट्स ने ऐसी रिक्वेस्ट की और किन किन का टर्नओवर 20 लाख कर दिया गया है? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ये अब 20 लाख में आ गया है। आसाम 20 लाख में है, जम्मू कश्मीर 20 लाख में है, मेघालय 20 लाख में है, सिक्किम है और हिमाचल प्रदेश है। इतने स्टेट्स अब 10 लाख की जगह पर निकल के नॉर्मल स्टेट्स में 20 लाख के अंदर आ गए हैं। इसका दूसरे वर्ड्स में मीनिंग हुआ कि मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम ये अभी तक 10 लाख की लिमिट में है। बाकी के स्टेट्स आर ट्रांसफर टू 20 लाख रुपीस लिमिट। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन नीचे हम लोगों ने बोली है। एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं यहाँ पर हम लोग। XYZ Petroleum Limited Gujarat is engaged in supplying lubricating oil as well as petrol. Supply of petrol is not leviable to GST। आप सबको पता होगा कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 में एक्सक्लूड किया गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कि इसमें जीएसटी नहीं लगेगा, नॉन टैक्सेबल है। बट सप्लाई of lubricating oil is taxable. In order to determine whether XYZ Petroleum Limited is liable for registration, turnover of both the supplies, non-taxable and taxable, would be taken into consideration. And if the same exceeds 20 lakhs rupees, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। So this is what they are saying। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है if a person liable to get registration as per the table shown above, he will take registration in every state from where he makes taxable supply of goods or services or both। इसको ऐसे समझे हम लोग कि गुजरात में से भी मेरा सप्लाई हो रहा है, महाराष्ट्र में से भी सप्लाई हो रहा है, कर्नाटका में से भी सप्लाई हो रहा है, और सबका मिला के जो सप्लाई है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा है। अब जो कर्नाटका वाला जो सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। नॉन टैक्सेबल या तो मैं बोल सकता हूँ कि एग्जाम सप्लाई भी है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, तो मुझे कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन जिन स्टेट में से मैं टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा हूँ गुड्स का या सर्विसेज का और या दोनों का, उन्हीं स्टेट में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है। ये एक एग्जांपल है यहाँ पर। गुजरात टैक्सेबल 8 लाख, महाराष्ट्र में से 7 लाख
और राजस्थान में से 6 लाख एग्जाम, टोटल मिला के अगर हम लोग करें तो 8 + 7 = 15, 15 + 6 = 21, तो एग्रीगेट टर्नओवर हो गया 21 रजिस्ट्रेशन। लेकिन जो राजस्थान वाली जगह है वहां से सिर्फ एग्जाम सप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान। राजस्थान में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एग्जांपल दिया हुआ है। माइग्रेशन ऑफ के बहुत सिंपल है कि अपॉइंटेड डेट जो थी 1 जुलाई 2017, वहां पर सर्विस टैक्स में जितने रजिस्ट्रेशन थे, वैट वाले जितने रजिस्ट्रेशन, उनको माइग्रेट कर दिया गया था। आज 2021 में हम लोग माइग्रेशन वाली बात नहीं कर सकते अभी, तो इसको छोड़ देते हैं। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 3, इसमें ऐसा है कि आपका जो बिजनेस चल रहा है, आप रजिस्टर्ड हो एंड योर बिजनेस इज ट्रांसफर्ड, कैसे? ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज, किसी भी तरीके से, टू अनदर पर्सन एज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? एसेट लाइबिलिटी सब कुछ ट्रांसफर हो गया, then the transferee or the successor shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession। तो जिस तारीख से ट्रांसफर या सक्सेशन हुआ है उस तारीख से ही विल बी द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, मतलब जो सक्सेसर है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कई बार अमालगमेशन, मर्जर, ये सारे अरेंजमेंट भी होते हैं, कोर्ट के ऑर्डर से अमालगमेशन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इस सिचुएशन में भी 22(3) के तरीके से 22(4) में भी दिया गया है कि whenever there is a merger, demerger of 2 or more companies pursuant to an order of High Court, tribunal, or the transferee shall be liable to be registered with effect from the date on which the registrar of companies issue a certificate of incorporation giving effect to such order of the High Court। और तो एक कंपनी में से दूसरी कंपनी बन रही है, तो दूसरी कंपनी को जिस तारीख से ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, उस तारीख से रजिस्ट्रेशन नया लेना पड़ेगा। ये जो रिक्वायरमेंट्स है नॉर्मली थ्रेशोल्ड, बाकी अमालगमेशन और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस वाली रिक्वायरमेंट, ये दी गई है कौन सी सेक्शन में? सेक्शन 22 में दी गई है। दो ही फिगर से सेक्शन 22 में याद रखने की आपको, 20 लाख और 10 लाख। अब तो ज्यादातर स्टेट्स के लिए जो लिमिट है वो है 20 लाख की। एक और चीज यहाँ पर पहले समझ लेते हैं हम लोग कि रजिस्ट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। जैसे पहले ही सेशन में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 2 क्लॉज 107 टैक्सेबल पर्सन की बात करता है, और जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 है वहां पर लिखा गया है कि टैक्सेबल पर्सन इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी। और जो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन है वो ऐसी है कि ए पर्सन हु इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 और 24, और दूसरी लाइन है यहां पर, a person who has been registered, या तो फिर रजिस्ट्रेशन जिसने लिया है, वॉलेट रजिस्ट्रेशन, अगर 22 में नहीं है, 24 में नहीं है, फिर भी रजिस्ट्रेशन लिया है, देन ही विल बिकम अ टैक्सेबल पर्सन। एक बार आप रजिस्टर्ड, मतलब आपको जीएसटी कलेक्ट करके पे करना आपके लिए कंपलसरी हो गया, अगर आपका सप्लाई जो है वो टैक्सेबल सप्लाई है तो। ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। 22 की बात यहाँ पर खत्म होती है। अब बात करते हैं थोड़ी हम लोग 24 की। 24 हमको क्या बोल रहा है? यहां पर है ये 24। सेक्शन 24 प्रोवाइड्स फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन क्लास ऑफ पर्संस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। यहां पर टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 24 हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर सेक्शन 22। दैट मींस even if a person is not liable to take registration under 22, he is required to take registration if he falls under section 24। अगर 24 के क्लॉजेस में आप हैं तो 22 का आपका थ्रेशोल्ड अगर एक्सीड नहीं हो रहा है, फिर भी यू आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से वो लोग हैं कि जो 24 में है? ये आपको याद रखना है कि इन लोगों को तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उनको लेना पड़ेगा। ये पूरा लिस्ट है, यहाँ पर 12 क्लॉजेस है इसमें। फर्स्ट, अच्छा यहां तक सब लोग हैं मेरे साथ? सब कुछ क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes. We are saying कि following are the categories of person who are required to take registration under section 24। एक है पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई।
इंटर स्टेट का मतलब होता है कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट्स। तो अगर इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई है तो उस सिचुएशन में आपको टर्नओवर की लिमिट देखनी नहीं है, यू आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। पर अब ये ऐसी चीज हुई है कि ये अब एप्लीकेबल है सिर्फ गुड्स के लिए। मतलब कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आप कर रहे हैं तो ही आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन अगर इंटर स्टेट सर्विस है तो सेक्शन 23 में एक एग्जम्पशन दिया गया है, वो हम लोग देखेंगे 23 में, कि भाई 20 लाख रुपए की सर्विस तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये सेक्शन 26 के टाइम पे हम लोग अभी देखने वाले हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है। इसका कोई लिमिट देखने की हमें उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आरसीएम। अगर आप 93 में या 94 में आरसीएम में कवर हो रहा है, देन इन दैट सिचुएशन आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको अपनी लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत लोग गलती कर जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई रिवर्स चार्ज में देख लो कि इफ यू आर अ पर्सन कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही है। एक है सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 में अगर आप कवर होते हैं तो उस सिचुएशन में भी लेना है रजिस्ट्रेशन। ये नॉर्मली कौन होते हैं, यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से कुछ सर्विसेज दी जाती है, जैसे कि ओला उबेर जैसी सर्विस, जिसमें हेलो સર અવાજ નથી બરાબર કન્ટિન્યુ આવતો સરખો. તો એકવાર હું હેડફોન કાઢી નાખું એવું કરું, બરાબર છે? તો ચેક કરી જોઈએ. હવે આવે છે મારો અવાજ બરાબર અત્યારે? હા, હવે બરાબર આવે છે? ओके, तो 9 सबसेक्शन 5 की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ऐसी सेक्शन है कि जिसमें ओला उबेर वगैरह जो है वो सर्विसेज देते हैं, एक तरह की एग्रीगेटर की सर्विस जिसको बोलते हैं, फैसिलिटेटर की सर्विस। तो वहां पर जो ड्राइवर या तो फिर कैब ओनर है उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ओला उबेर विल डिस्चार्ज जीएसटी लायबिलिटी बिकॉज दे आर कवर्ड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। तो उनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है विदाउट वेरीफाइंग द थ्रेशोल्ड। एक होता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। ये भी हम लोग देखेंगे सेक्शन 27 में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के साथ। एक सेक्शन है सेक्शन 51 जिसमें कुछ लोगों को टीडीएस काटना पड़ता है अंडर जीएसटी। ये इनकम टैक्स का टीडीएस नहीं है, जीएसटी का टीडीएस है। तो अगर जीएसटी टीडीएस में आप कवर होते हैं, इसमें नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, लोकल अथॉरिटीज, ये लोग कवर होते हैं, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी पर्सन को, और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,50,000 रुपीज से अगर ज्यादा है तो उनको 1% टीडीएस काटना पड़ता है। किसको? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, लोकल अथॉरिटीज को, इन लोगों को। तो ये टीडीएस काटने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विदाउट वेरीफाइंग द थ्रेशोल्ड। लेकिन ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ टीडीएस के लिए। जैसे हम लोग पान रजिस्ट्रेशन होता है हमारा इनकम टैक्स में, और टान भी होता है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है वो टान वाला रजिस्ट्रेशन है, इसको बोल सकते हैं हम लोग, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस। फिर होता है ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी, persons who make taxable supply of goods or service or both on behalf of other taxable person whether as an agent or otherwise। आप एजेंट के तरीके से काम करते हैं, किसी के बिहाफ पे कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं, आप अपने बिहाफ पे नहीं किसी और के बिहाफ पे आप गुड सप्लाई करते हैं, और जो सामने वाला पर्सन है जिसके बिहाफ पे आप सप्लाई कर रहे हैं वो टैक्सेबल पर्सन है। वो टैक्सेबल है मतलब उसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, या तो ही इज अ पर्सन लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। तो आपको भी बिना अपना थ्रेशोल्ड देखे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ये भी हम लोग देखेंगे सेक्शन 20 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के टाइम पे। एक होता है पर्सन हु सप्लाइज गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9, क्योंकि ओला उबेर वाला आगे आ गया, उसको तो लेना ही है। थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। इसमें कवर होते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये लोग। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन लोगों के थ्रू अगर आप
गुड्स या सर्विसेज, इसको समझना। अभी यहाँ पर लिखा है गुड्स और सर्विसेज, सेक्शन 23 में कुछ एग्जम्पशन दे सकता है, तो उनको कंपल्सरीली अंडर सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ऐसी प्रोविजन है। अब जो लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर रजिस्टर्ड है उनको कंपल्सरी लेना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भी नेचुरल रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ये है सेक्शन 52 का टीसीएस। ये टीसीएस वाली जब बात आएगी तब इसका डिस्कशन करेंगे, सेक्शन 52 का, उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही है। 11 नंबर है एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज from a place outside India to a person in India other than a registered person। ये जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, इसका मैं अलग टॉपिक लूंगा। इसका रीजन है कि इसको प्लेस ऑफ सप्लाई को समझे बिना हम लोग नहीं समझ सकते। इतना आपको सिर्फ याद रखना है कि ऐसी सर्विस है और इंडिया के बाहर से आप दे रहे हैं तो आपको कंपलसरी इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक चार्ट है हमारे पास, उस चार्ट के थ्रू मैं समझूंगा। और अल्पेश भाई डायरी रख रहा है कि डेली हम लोग क्या करें। अल्पेश भाई आप एक ऐसा भी लिस्ट डाउन करना है इसमें कि जो जो मैंने बोला है कि ये पेंडिंग रखो, ये पेंडिंग रखो, तो उसका अलग से हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं, है ना। ओके ओके। हाँ, शायद कभी मैं भूल जाऊं कि ये पेंडिंग रहा है, तो यू कैन रिमाइंड मी कि ये चीज उस टाइम पे बाकी रह गई थी, उसको लिंक करना है यहाँ पर। ठीक। Such other person or class of persons as may be notified by government on the recommendation of GST Council। तो ये रेसिडुअल पावर फिर भी 12th नंबर के क्लॉज में गवर्नमेंट ने रखे अपने पास कि इस लिस्ट को वो एक्सटेंड कर सकती है। अब 24 के जितने भी क्लॉजेस हैं उसको हमको याद रख लेने हैं। ये लिस्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई इतने लोगों को तो बिना थ्रेशोल्ड देखे ही रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। 23 जो है इसके बारे में इस बॉक्स में मैंने कुछ कमेंट्स लिखी हैं। If a person is covered under 23, he is not required to take registration even if his aggregate turnover exceeds threshold limit. Further, if a person is covered under 24, he is required to take registration irrespective of the aggregate turnover. It is important to note that section 24 has overriding effect over 22, but not on 23. Hence, if a person is covered under 23, then he is exempt from taking registration even if he is also covered under 24. For example, as per section 24, any person making interstate taxable supply is required to take registration. However, section 23 subsection 2 exempts a person who is making interstate supply of services from taking registration if his aggregate turnover does not exceed 20 lakhs। तो ऐसा हो सकता है कि 24 में आपको बोला गया हो कि आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लो, लेकिन 23 ने आपको उस कंपल्सन में से निकाल दिया हो। 23 आपको बोल रहा है कि नहीं भाई आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन तीनों सेक्शन में सबसे सुपीरियर सेक्शन कौन सी है? 22, 23 और 24 में से सबसे सुपीरियर सेक्शन सब 23 विल ओवरराइड 22 और 24। दूसरे नंबर पे आएगी सेक्शन 24 जो ओवरराइड कर देगी 22 को, है ना, कि थ्रेशोल्ड नहीं है फिर भी रजिस्ट्रेशन लो। और 23 तो आपको बोलेगी कि थ्रेशोल्ड है नहीं है, कंपल्सरी लिखा है नहीं लिखा है 24 में। अगर मैं बोल रहा हूं कि नहीं लेना रजिस्ट्रेशन, मतलब यू आर एट योर लिबर्टी फॉर नॉट टेकिंग द रजिस्ट्रेशन। ऐसा फिर भी नहीं है कि अगर 23 में आप अगर है तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को समझ लीजिए आप। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन को जिसको लेना है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन वो तो ले ही सकता है, पर 24 का कंपल्सन मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा अगर मैं 23 में हूँ तो सबसे इंटरेस्ट का सवाल यहाँ पर ये आएगा कि भी कौन कवर होता है 23 में। तो देख लेते हैं 23 में कौन कवर होता है। 23 में दो क्लॉजेस हैं, 23(1) और 23(2). ये जो 23(2) है ना, उसमें रेसिडुअल पावर दिए गए हैं टू गवर्नमेंट की, इसमें किसी को भी नोटिफाई करो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कि आपको नहीं लेना है तो मत लो। और 23(1) जो है वो स्पेसिफिक है। तो पहले देखते हैं कि 23(1) क्या बोलती है हमको। 23(1) हमको ऐसा बोल रहा है कि फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नेमली any person engaged exclusively in the business of supplying goods or service or both which are not liable to tax or wholly exempt from tax under GST।
इसका भी मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसा होता है कि एग्रीगेट टर्नओवर में हमने ऐसी बात की कि टैक्सेबल को भी ले लो, एग्जम्प्ट को भी ले लो, इंटरस्टेट भी ले लो, इंट्रास्टेट भी ले लो, सबका टोटल कर दो, और अगर 20 लाख से बढ़ता है तो आपको 22 में रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन मान लीजिए कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ रुपए का है, 100 करोड़, लेकिन इसमें से कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। तो एग्रीगेट टर्नओवर तो 20 लाख से तो ज्यादा है ही, लेकिन कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। दैट मींस अंडर सेक्शन 23 आई एम हैविंग लिबर्टी ऑफ नॉट टेकिंग रजिस्ट्रेशन। मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है तो मैं नहीं लूंगा ना। ये 100 करोड़ में प्लस 1 रुपए का मेरा टैक्सेबल टर्नओवर हो गया, 1 रुपए का टैक्सेबल कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल कुछ लिए हमने यहाँ पर। मिस्टर ए इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ मिल्क। अच्छा, जो मिल्क है वो एग्जम्प्ट है। His aggregate turnover in the financial is rupees 22 lakh. He is not required to take registration because milk is fully exempt under GST. अब दूसरा, मिस्टर ए कोई है, वो डॉक्टर है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर जो है वो एग्जम्प्ट है। एग्रीगेट फीस कलेक्टेड इन द financial is how much? 23 lakhs. He is not required to take registration because healthcare services are fully exempt. But suppose करो कि in this example, along with medical practice fees of rupees 23 lakh, Mr. A also receives annual rent of rupees 15,000. सिर्फ 15,000 का रेंट। कोई शॉप है उसकी, उसमें से 15,000 का रेंट आ रहा है, तो बात खत्म हो गई। टोटल मिला के 20 लाख से बढ़ गया है हमारा, और सारा का सारा टर्नओवर एग्जम्प्ट भी नहीं है। In this case, Mr. A is required to take registration because his aggregate turnover exceeds 20 lakh and he is not providing merely exempt supply. क्यों? क्योंकि rent from commercial property is not exempt. Rent from commercial property exempt नहीं है। अभी जो 23(1) है उसमें एक और क्लॉज है, एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट को तो हर जगह पर इंडिया में बेनिफिट है ही है। तो एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझना इसको। एग्रीकल्चरिस्ट मतलब उसको ब्लैंकेटली वो आउटसाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो जो प्रोड्यूस सप्लाई करेगा, किसमें से? ओनली फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो ही एग्जम्पशन उसको मिलेगा, अदरवाइज नॉट। एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स एन इंडिविजुअल और HUF हु अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय ओन लेबर, बाय लेबर ऑफ फैमिली, और बाय सर्वेंट ऑन वेजेस पेबल इन कैश और काइंड, और हायर लेबर, पर्सनल सुपरविजन और पर्सनल सुपरविजन ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली। मतलब मैं खुद कल्टीवेशन कर रहा हूँ, या लेबर फैमिली की है, या तो हायर्ड लेबर है, किसी भी तरीके से कल्टीवेशन ऑफ लैंड होना चाहिए। लेकिन ये जो चीज है वो इनकम टैक्स से थोड़ी अलग हो रही है यहाँ पर। अल्पेश भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इनकम टैक्स में जो एग्रीकल्चर में एग्जम्पशन है, वहां पर इट इज नॉट लिमिटेड टू इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल या HUF के लिए लिमिटेड नहीं है, कंपनी या तो पार्टनरशिप फर्म भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकती है, और उनको इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम ही गिना जाएगा इफ इट इज फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड। किसी और की लैंड रेंट पे लेके वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड करे तो भी इट इज एग्रीकल्चर इनकम। जबकि यहाँ GST में ये जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? इंडिविजुअल और HUF के लिए। पार्टनरशिप फर्म हो गई या फिर कोई और पर्सन हुआ तो उसको हम लोग कभी भी एग्रीकल्चरिस्ट GST में नहीं बोल सकते। इज इट क्लियर? यस। तो ये 23(1) की बात हम लोगों ने कर ली। अब जो गवर्नमेंट ने पावर्स अपने पास रखे अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, ये पावर्स क्या है? गवर्नमेंट may on the recommendation of council by notification specify the categories of person who may be exempted from obtaining the registration। यहाँ पर इतना ही लिखा है 23(2) में कि गवर्नमेंट बोलेगी कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल इतने इतने लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको पावर को एक्सरसाइज करके किन किन लोगों को एग्जम्पशन दिया है तो देखिए यहाँ पर। नंबर 1,
job worker engage in making interstate supply of services to a registered person if his aggregate turnover does not exceed 20 lakhs rupees. ये सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आया था. उसके बाद में a person making interstate taxable supplies of handicraft goods if his aggregate turnover doesn't exceed 20 lakhs rupees. 10 lakh for special category, notification number 8 है. अगर handicraft goods है, if these are handicraft goods, तो ये जो नोटिफिकेशन है उसमें पूरा लिस्ट दिया है इन्होंने कि इतने गुड्स हैं, अगर आप उसका सप्लाई कर रहे हैं देन यू विल बी कवर्ड अंडर दिस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2. ये पूरा लिस्ट है. इसके साथ साथ बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन दिया गया. Person making interstate supplies of taxable services if his aggregate turnover doesn't exceed 20 lakh. पहले गवर्नमेंट को लगा था कि भाई गुड्स और सर्विसेज को पैरेलली रखते हैं. अगर गुड्स में इंटरस्टेट में हम लोग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं तो सर्विस में भी होना चाहिए. फिर लगा कि सर्विस वालों को नहीं इतना रिलैक्सेशन दे देते हैं कि उनका अगर 20 लाख से बढ़ता नहीं है तो उनको गुड्स के तरीके से रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी देने की जरूरत नहीं है. Person who is only engaged in making supplies of taxable goods or service or both, the tax on which is liable to be paid by the recipient on reverse charge basis under section 9 subsection 3. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमको क्या बोल रहा है? ये ऐसा बोल रहा है कि मान लीजिए मैं जीटीए हूं, तो जीटीए इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज और मेरा सारा का सारा टैक्स जो है अंडर रिवर्स चार्ज रिसिपिएंट भर रहा है. मैं कोई टैक्स भर ही नहीं रहा हूं. तो इस सिचुएशन में भले ही मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है, मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं. अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं, देखिए हम लोगों ने बात की थी 24 में, यहां पर बात की थी 24 में, यहां पर ये पर्सन हु इज सप्लाइंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये 9 नंबर का क्लॉज. गुड्स और सर्विसेज बोथ दोनों है. Amazon, फ्लिपकार्ट या ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं गुड्स से सर्विस कुछ भी सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. लेकिन यहां पर भी सर्विसेज को निकाल दिया 23 में कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं और मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से नहीं बढ़ रहा है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. उसके बाद में एक और नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 10 2019, 7th of March 2019 को आया. ये जो नोटिफिकेशन आया उसकी बात मैंने अपनी बुक में सबसे पहले की थी क्योंकि ये उसी टाइम पे बुक पब्लिश हुई थी, तो उसको मैंने यहाँ पर रख दिया. ये जो नोटिफिकेशन आया वो सेक्शन 22 में नहीं आया है, 23 में ही आया है. अगर आप देखोगे यहाँ पर गवर्नमेंट हैज इश्यूड नोटिस नंबर 10 2019 अंडर सेक्शन 23(2) exempting certain categories of person from obtaining registration if his aggregate turnover in a financial year does not exceed 40 lakhs. 20 को बढ़ाकर कितना कर दिया? 40 लाख. किसके लिए? तो पहली चीज है एनी पर्सन हु इज एंगेज एक्सक्लूसिवली only goods. इन सप्लाई ऑफ गुड्स. Goods. ठीक है. यहाँ पर मैंने और क्लैरिफाई करने के लिए लिखा कि लिमिट फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स हैज नॉट बीन इंक्रीज्ड. इट इज इंक्रीज ओनली फॉर पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स. क्योंकि उस टाइम पे काफी क्लाइंट्स के, काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के भी फोन आए थे कि भाई हमारे किसी क्लाइंट का कोचिंग का भी बिजनेस है, कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहा है और टर्नओवर उसका 35 लाख है, 30 लाख है, तो सरेंडर करवा देते उसका नंबर, क्योंकि 40 लाख तक अब जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा है. लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं लिखा था कि सिर्फ गुड्स वालों के लिए.
states are not covered here. Or person taking voluntary registration or such registered person who intends to continue with their registration shall not be eligible for the higher limit. उनके लिए भी ये लिमिट नहीं है. इसके अलावा person who makes supplies of the following goods shall also not be eligible for higher limit. ये आइसक्रीम, खास इसको देखना आप लोग, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, उनके लिए भी 40 लाख की लिमिट नहीं है. पान मसाला, इसको भी बाहर रखा गया है. अब इतनी चीजें समझने के बाद 22, 23 और 24 को ऐसे समझने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आपको मुझे आंसर करना है. भले ही आज पूरा रजिस्ट्रेशन हम लोग कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन इसको अच्छे से समझ लेना जरूरी है. लगता नहीं है मुझे कि हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करता हूं, यहाँ पर आप आंसर दीजिए कि इसमें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी. लेट्स से देयर इज वन पर्सन मिस्टर ए हु इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स. इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट है, गुड्स है, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो है 35 लाख. क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी? यस और नो? No, No. No. नो. because only goods and okay, below 40 lakh. ओनली गुड्स बिलो 40 लाख. मान लीजिए कि इसने 10,000 रुपीज का इंटरस्टेट सप्लाई किया. Under section 23 लेवल पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 23 सेक्शन 24 आपको बोल रहा है कि इंटरस्टेट अगर सप्लाई आपने किया है, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो आपको ये बेनिफिट हायर लिमिट का 40 लाख वाला नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. इट विल बी ओनली 20 लाख लिमिट दैट विल बी एप्लीकेबल. यस और नो? Yes. मान लीजिए कि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं किया इसने, सारा का सारा इंट्रास्टेट ही चल रहा है, लेकिन अमेज़न के थ्रू उसने 25,000 रुपए का सेल किया, तो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा. लेना पड़ेगा. Yes. Why? Because sale through electronic commerce operator is covered under section 24. सेक्शन 24 में कवर्ड है. इसका अगर मैं चार्ट जैसा कुछ बनाने की कोशिश करूं तो शायद ऐसा होगा. गुड्स और सर्विसेज. गुड्स में दो चीज हो सकती है, इंट्रा और इंटर. ठीक है. सर्विसेज में भी दो चीज हो सकती है, इंट्रा और इंटर. यस. अगर यहाँ पर इंट्रा स्टेट गुड्स है मेरे लिए, तो जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी मेरे लिए? 40. 40 लाख. यस. बट देयर इज अनदर कंडीशन कि मैं 24 में नहीं हूँ. हाँ. 22. मैं सेक्शन 24 में, 24 का मतलब क्या? इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अमेज़न के थ्रू सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ किसी टाइप, जो भी 12 क्लॉजेस है 24 के, इसमें से किसी में भी मैं नहीं हूँ. यस. अगर मैं 24 में हूँ तो क्या हो जाएगा? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. यस. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मुझे लेना पड़ेगा. यस. इज इट करेक्ट और नॉट? ओके. यस. अगर इंटरस्टेट है तो नेचुरली मैं 24 में फॉल हो ही गया. इंटरस्टेट मतलब 24 का पहला ही क्लॉज. यस. तो वहां पर कितनी लिमिट मुझे एप्लीकेबल होगी? बोलो, 20 लाख की, 40 लाख की, 10 लाख की, कितनी? कोई लिमिट नहीं. कोई लिमिट नहीं. यस, दैट इज करेक्ट. ओनली 1 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन विदाउट लिमिट. मिनिमम. यस. 1 रुपया ऊपर करो सप्लाई, 1 रुपए का भी अगर आप सप्लाई करो तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली लेना पड़ेगा अगर इंटरस्टेट गुड्स है तो. पर यहाँ पर भी वो कैच है कि हैंडीक्राफ्ट वाला और ये सारी जो चीज है उसमें अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं जो 23 में कवर हो रहा है, यस,
तो वहां पर लिमिट हो जाएगी 20 लाख। 20 लाख। वहां पर लिमिट आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी 20 लाख, क्योंकि 23 तो सबको ओवरराइड करता है ना। इज इट यस। क्लियर? ओके, अब गुड्स के बारे में आई थिंक वी आर क्लियर। अब आ जाते हैं सर्विस में। सर्विस में तो ये जो एक्सटेंडेड 40 लाख की लिमिट है वो एप्लीकेबल होने ही वाली नहीं है हमको, तो सिर्फ गुड्स के लिए है। अगर इंट्रा स्टेट मैंने सप्लाई ऑफ सर्विसेज किया तो मुझे कितने की लिमिट एप्लीकेबल होगी? 20 लाख। 20 लाख। यस। लेकिन अगर मैं 24 में हूं तो कंपल्सरी। यस, कंपल्सरी। 24 में हुई, लेकिन मुझे 23 एप्लीकेबल हो रहा है, तो जो 23 बोलेगा वो करूंगा मैं, बिकॉज 20 लाख में 20 लाख की लिमिट मुझे बोल रहा है। कैसे? क्योंकि इंटर स्टेट, लेट्स से कि 23 में कई जगह पर बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सेल कर रहे हैं और आप सर्विस में हो तो आपको 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। जीरो वाली लिमिट 24 की नहीं एप्लीकेबल होगी, है ना। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है तो कितनी लिमिट एप्लीकेबल होगी? आई थिंक नो लिमिट। नो, नॉट नो लिमिट, 20 लाख। ओके। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है तो वहां पर 24 के सर पे बैठा है 23, स्पेसिफिकली 23 सबसेक्शन 2, जो ऐसा बोल रहा है कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है, अगर आपका गुड्स नहीं है कोई भी, तो 24 को मत देखो, 20 लाख की नॉर्मल लिमिट आपको एप्लीकेबल होगी। दिस इज व्हाट 23(2) इज सेइंग। यस। अभी ऐसे ही हम लोग जीएसटी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलते, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किसको लेना है और किसको नहीं लेना है उसके लिए इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं। इतनी चीजें हमको समझनी पड़ेगी। मान लीजिए कि मैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में कवर हो रहा हूँ, सप्लायर हूँ, और सारा का सारा जो मेरा सप्लाई उसके ऊपर आरसीएम में मेरा रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है, तो मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा कि नहीं लूंगा? कंपल्सरी आरसीएम। कंपल्सरी आरसीएम। कोई और आंसर? नहीं लेना नहीं लेंगे। नहीं लेंगे हम लोग। क्यों नहीं लेंगे? 23 सबसेक्शन 2 एग्जाम्स कि अगर आप सप्लायर हो और आपका सारा जीएसटी आरसीएम में सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में आपका रिसिपिएंट भर रहा है, आपको जीएसटी भरने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन भी लेने की जरूरत नहीं। इज इट फाइन? मेरा टर्नओवर जो है वो है 50 करोड़ का, ठीक है, और इंटर स्टेट भी है उसमें, लेकिन पूरा एग्जम्प्ट है, एक भी चीज टैक्सेबल नहीं है। इंटर स्टेट है लेकिन, तो रजिस्ट्रेशन लूंगा कि नहीं लूंगा मैं? नहीं। जरा सोच के आंसर दीजिएगा। इंटर स्टेट छे, मेरा सप्लाई जो है 23, लेकिन पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। 23 ओवरराइड्स। यस, बिकॉज 24 सेज कि अगर मेरा इंटर स्टेट 1 रुपए का भी है गुड्स का सप्लाई तो मुझे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन 23 बोल रहा है कि अगर आपका सारा सप्लाई एग्जम्प्ट ही है, इन दैट सिचुएशन यू आर नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। 24 को मत देखो, ठीक है। फिर से 22 आपका थ्रेशोल्ड वाला, उसके सर पे है 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। 22 को भूल जाओ, 24 में अगर लिखा है तो लेना ही है रजिस्ट्रेशन। उन दोनों के ऊपर है 23। अगर मैं कवर हो रहा हूं तो मुझे 23 देखना है। आई एम नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। इज इट फाइन? यस। तो जब भी रजिस्ट्रेशन पढ़ो तो ऐसे पढ़ेंगे कि पहले 22, बाद में 24 और लास्ट में पढ़ेंगे 23। जो फाइनल ओवरराइडिंग है उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। मैंने बुक में भी इसी तरीके से लिया है, पहले 22 लिया है, फिर 24 लिया, उसके बाद 23 का डिस्कशन किया है। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना है और लेना है कि नहीं लेना है, उसकी बात हम लोगों ने की। अब आगे चलते हैं सेक्शन 25 में।